लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट को कंपनी अकाउंट के रूल के हिसाब से कैसे तैयार किया जाता है। तो शेड्यूल थर्ड में दो पार्ट है। पार्ट वन जिसमें बैलेंस शीट दिया गया है और पार्ट सेकंड जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट फॉर्मेट को जानने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है चैप्टर से वो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट कि जो आइटम्स होते हैं वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, चाहे वो बैलेंस शीट को चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की हो, वो कहाँ और किस मेन हेडिंग किस सब हेडिंग के अंडर में लिखे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है जहां पर लिखा जाता है नेम ऑफ कंपनी, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर मान लो हम एक कंपनी है, कंपनी का नेम क्या है XYG लिमिटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं 31 मार्च 2025 के लिए। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाए ना, उसका नॉर्मली हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि एक तरफ लिखते थे हम डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और यहाँ क्रेडिट साइड में हम लिखते थे इनकम, फिर उसका डिफरेंस निकाल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस ये वर्टिकल है, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, वर्टिकल एनालिसिस के नाम से इसको जानते हैं। तो जो फॉर्मेट तैयार हो रहा है उसमें पर्टिकुलर नोट नंबर कैलकुलेशन के लिए और 2 ईयर, ये हो गया हमारा करंट ईयर और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के साथ जो यहाँ पर आपके हेडिंग लिखा हुआ है, जो सब हेडिंग लिखा हुआ है, ये फिक्स होता है। जो आइटम्स आते हैं वो इसी के अंडर में लिखा जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा उसके लिए नोट टू अकाउंट में प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। ठीक है, और किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सेल्स ही होता है। तो सेल्स से कितना पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर, और उसी के अंडर में दूसरा जो हेडिंग होता है वो है अदर इनकम। सेल्स के अलावा कंपनी को कहीं से भी कितना भी पैसा मिल रहा हो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम है सेल्स के अलावा, उन सबको हम अदर इनकम की कैटेगरी में लिखते हैं। और इसको ऐड करके लिखने के लिए नोट्स टू अकाउंट का सहारा लेते हैं। वहां पर अदर इनकम, फिर जो जो इनकम आया वहां पर्टिकुलर नेम डाल के लिखेंगे, फिर उसका टोटल ऐड करके यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब 2 इनकम होगी, एक मेन और एक अदर, दोनों को ऐड करके हमारा आता है थर्ड पॉइंट पे। पॉइंट डालना जरूरी है। थर्ड पॉइंट पे आ गया टोटल इनकम, जो कि हमारा पहला और दूसरा हेडिंग पॉइंट मिला के बनता है। यहाँ पर आ गया हमारा टोटल इनकम। जैसे टोटल इनकम कंप्लीट हो जाता है अंडरलाइन कर देते हैं, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 4 यानी हेडिंग नंबर 4 एक्सपेंस। और एक्सपेंस के अंदर बहुत सारे सब हेडिंग है, क्योंकि किसी बिजनेस के सोर्स ऑफ इनकम भले ही सेल्स और 2-4 चुनिंदा हो, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसको अलग अलग सब हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हैं तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जितना भी पैसा खर्च किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जितना भी खर्च किया उसको यहाँ लिखा जाता है इसके अंदर। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपका ट्रेड बिजनेस है, जैसे दुकानदारी है, खरीदना और बेचना, तो वो यहाँ आ जाता है। फिर जो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्रीज, जो भी आपका स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब कुछ हम तीसरे वाले सब हेडिंग के अंदर लिखते हैं। फिर होता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, आपके यहाँ पर काम करने के वाले जितने भी एम्प्लॉय है उसको जो कुछ भी आप पे करते हैं, चाहे सैलरी देते हो, बेस देते हो, बोनस देते हो, पीएफ देते हो, डीए देते हो, जो ट्रांसफर एक्सपेंस देते हो, जो कुछ भी आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो, उन सब का टोटल यहाँ पर आ जाता है इसके आगे। फाइनेंस कॉस्ट, इसके अलावा फाइनेंस के रिकॉर्डिंग जो भी खर्चा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट किया, डिविडेंड पेमेंट किया, ठीक है, एंड आपने कुछ एक्सपेंस अलग लोन लेने के लिए जो भी खर्चा किया, जो भी फाइनेंस से रिकॉर्डिंग खर्चा होता है वो फाइनेंस कॉस्ट के आगे लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जाहिर सी बात है बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स होगा, टेंजिबल इंटेंजिबल होगा, तो उसकी वैल्यू साल दर साल घटती चली जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जो भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है वो इसके अंदर लिखा जाता है। फिर होता है अदर, इन सब के अलावा जो दूसरे एक्सपेंस है, जैसे कमीशन पे किया वो यहाँ आ जाएगा, रिप्लेसमेंट चार्ज हो गया, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया, इन सब चीजों की एंट्री अदर एक्सपेंस के अंडर में ही किया जाता है। जब ये पूरा एक्सपेंस हो जाता है तो बाद में इन एक्सपेंस का टोटल किया जाता है, तो यहाँ पर आता है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस करने के बाद हमारा आता है 5th पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, थर्ड वाले पॉइंट में से फोर्थ वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर, जिसको बोलते हैं ईबिटा, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबिटा के नाम से जानते हैं हम इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में जो पार्टिकुलर टैक्स दे रखा है उस टैक्स को माइनस कर देंगे। टैक्स माइनस करने का जो आता है वो होता है प्रॉफिट बिटा, ठीक है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट होता है, जो रियल प्रॉफिट हो गया। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और इसी के अंडर में सब कुछ कहा जाए। बात अब जो यहाँ पर मैंने हेडिंग सबहेडिंग लिख रखा है इसमें आइटम कैसे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस नाम से तो नहीं होते हैं, जैसे हो गया स्टेशनरी चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स, परचेज, इन सब के नाम से होता है। तो इसको लिए हमें इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या आइटम आएगा उसको जानना जरूरी है, जो इस तरह से है। नोट्स टू अकाउंट स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के लिए, जहां सबसे पहला हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बिजनेस में सेलिंग करती हुई जो कुछ भी आता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, उसमें से रिटर्न को माइनस कर देते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कोई भी सर्विस होता है उसमें से कुछ रिटर्न होता है, माइनस करके जो भी वैल्यू आता है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी बिजनेस है मेन बिजनेस वो सेल्स में आता है। इसके अलावा जो भी अदर इनकम है बिजनेस को सेल्स के अलावा कुछ भी दूसरा मिलता है वो सब यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। अदर इनकम आ गया जैसे रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स हो गया, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया। मतलब सेल के अलावा जो कुछ भी यहाँ पर आ जाता है उन सब की हम अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में लिखते हैं ऐड करके। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कोई भी मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मींस द रॉ मटेरियल ऑफ अदर मटेरियल कंज्यूम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने जो कुछ भी खर्चा किया, मान लो 100 रुपए का सामान बनाया, उसके लिए 80 रुपए का खर्चा हुआ, तो ये एक्सपेंस जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके लिए जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री आपने यूज किया, जो भी इन्वेंट्री आपने परचेस किया, उसमें से जो भी आपका पास बचा हुआ माइनस कर देंगे तो आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके नेक्स्ट सब हेडिंग जैसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये बेसिकली गुड्स होता है जो रीसेलिंग में परचेस करते हैं। एक दुकानदार जो सामान लेके आता है और जो सामान बेचता है उसको परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, जो भी इन्वेंट्री हमारे पास रखा हुआ, चाहे हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, चाहे हम फ्रीज गुड्स की बात करते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। फिर जो जैसे कि मैंने कहा जो कुछ भी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाता है, जिसमें वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव इंस्टेड हो जाता है, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड हो जाता है, स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंस होता है। इन सबको हम जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर ही शो करते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस की रिगार्डिंग दो तरह की कॉस्ट होता है। एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर हमने कहीं से इंटरेस्ट वगैरह ले रखा है, उससे उधार ले रखा है, तो जो भी लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट, जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, क्रेडिट कार्ड का होगा उसका इंटरेस्ट, जो भी डिवेंचर बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है उस सबका इंटरेस्ट। दूसरा होता है अदर वरिंग, उधार लेने से रिलेटेड कुछ खर्चा होता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डिवेंचर का लॉस हो गया, प्रीमियम रिडक्शन पेमेंट करना हो गया, लोन प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, गारंटी चार्ज हो गया, कमिटमेंट चार्ज हो गया, कमीशन पेमेंट करना होता है। उन सबको हम इसके अंडर में लिखते हैं। फिर बिजनेस में डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स कॉस्ट पर, और अमोर्टाइजेशन लगता है किस चीज पर, जो इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ होता है उसके ऊपर, जैसे पेटेंट खत्म हो गया, कॉपीराइट खत्म हो गया, उन सब की वैल्यू। और जो लास्ट आइटम आता है अदर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हमने पढ़ा है उस सब के अलावा जो कुछ भी एक्सपेंस बचा वो यहाँ आता है। कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, रेट टैक्स, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड, बैड डेब्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, टेलीफोन एक्सपेंस, बैंक चार्ज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, कन्वीनियंस चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, कैरियर चार्ज, टेलीफोन चार्ज, एंटरटेनमेंट चार्ज, इंटरनेट फीस, तमाम खर्चे इसके अंदर ही लिखा जाता है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कंप्लीट एनालिसिस कि किसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है। आपको क्या करना है, इसका कंप्लीट एक फॉर्मेट बना लेना है, उस फॉर्मेट के अंदर इस सारे आइटम्स को लिखने हैं, याद करने हैं, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली समझ सके। क्योंकि जब तक आप फॉर्मेट को नहीं समझेंगे ना तब तक ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बुक आपके 20 मार्क्स कवर करता है, सीबीएसई बुक, और उसमें से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आने वाले जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर इसी पर बेस्ड है। आपको लगता है कि कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी पॉइंट में डाउट,
कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो। आपकी हर एक डाउट को रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की, डाउट को दूर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।